साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, इतिहास में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें उत्तर वैदिक काल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं और ये आशा भी करता हूं कि आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं किस में है कितना दम। उसी सीरीज में हम लोग कुछ सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, तो इन सवालों को भी आप लोग अपनी स्टडी में शामिल करिएगा और हो सके तो और ज़्यादा डिटेल निकालने की कोशिश करिएगा। तो चलिएगा बिना किसी देर के पहले सवाल पर पहुंचते हैं और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल ज़्यादा हैवी नहीं बनाए हैं और आपके इजी अप्रोचिंग है, देख सकते हैं आप। निम्न में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? तो आपको पता है वेदांगों की संख्या 6 है और उनमें से 4 यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं और एक ऑप्शन नहीं है। तो इसमें व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और शतपथ। तो आप जल्दी से आंसर करिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर करिएगा, उसके बाद अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है आपने सोच लिया होगा राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है शतपथ। साथियों, शतपथ एक ब्राह्मण है तो वेदों का अंग ही, लेकिन उसको इस वेदांग में नहीं रखा जाता। तो आप देख सकते हैं इन वेदांगों की संख्या 6 है। तो इन 6 के 6 को आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। वेदांग ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो ये ज्योतिष जो वेदांग है उसका एक किताब है, पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक है बल्कि। तो ये किसने लिखी? तो 4 ऑप्शन है, लगध मुनि, पाणिनि, यास्क और पिंगल मुनि। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर करिएगा। तो राइट आंसर है लगध मुनि। तो आप देख सकते हैं लगध मुनि एक राइटर हैं और उन्होंने वेदांग ज्योतिष नाम से किताब लिखी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, यास्क का निरुक्त है और पिंगल जो मुनि हैं इनकी छंद सूत्र रचना है। चलिएगा, गवेषणा शब्द का क्या अर्थ है? गवेषणा एक शब्द है जो उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, गाय की खोज, गाय की बलि, गाय दान और यज्ञ करना। तो चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर हो आप लोग उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर है गाय की खोज और इसी के लिए युद्ध भी किए जाते थे। तो आप देखेंगे कि गवेष्टि एक शब्द इस्तेमाल किया गया है युद्ध के लिए और उसी से जुड़ा हुआ शब्द है गवेषणा। तो गाय की खोज के लिए ही युद्ध हुआ करते थे और उस समय गाय महत्वपूर्ण वस्तु थी और बहुत सारी चीज़ें उस समय गाय से जुड़ी हुई होती थी। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के अनुसार पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था? तो आपने शासन प्रणाली उसमें देख ही ली है, जिसमें मध्य में राजा को अलग नाम दिया जाता था, उत्तर में अलग, दक्षिण में अलग, पूर्व और पश्चिम में अलग अलग नाम दिए जाते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूर्व में राजा को क्या कहा जाता था। तो एक बार आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा पिछली सीरीज़, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और हाँ, ये जो सवाल हैं ये 15 सवाल हैं और अगर आपके 10 सवाल से कम होते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार पिछले वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा उत्तर वैदिक काल को, ताकि और ज़्यादा स्पष्टीकरण हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर है सम्राट, क्योंकि स्वराज्य बोला जाता था पूर्व में और इसी से जुड़ा हुआ जो शब्द है, इस क्षेत्र का जो हेड होता था वो होता था सम्राट। अगला सवाल, कितने संस्कार मनुष्य के जन्म के पूर्व ही हो जाते थे? वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, आपको पता होगा, जानकारी होगी, और उन 16 संस्कारों की आप वीडियो भी देख सकते हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4, 3, 2 और यह सारे संस्कार जन्म के बाद होते थे। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आप लोग कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है 3। और ये 3 संस्कार कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। तो इन तीनों संस्कारों को मनुष्य के जन्म के पूर्व ही किया जाता था। चलिएगा अगला देखते हैं। 16 संस्कारों में से चूर्ण कर्म लिख दिया है या मुंडन कह लीजिएगा इसको, किस नंबर का संस्कार था? साथियों, ये क्रम होता है मनुष्य के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक। संस्कारों का जो एक क्रम है उसमें जो चूर्ण कर्म है या मुंडन है वो किस क्रम में आता है? तो इसमें ऑप्शन है 5वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे या 10वें नंबर पे। तो आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। अगर सोचने का थोड़ा विचार करें तो आप लोग सोच करके उसको राइट आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है 8वां। तो ये बिल्कुल मध्य वाला जो
संस्कार है वो है। 16 में से 8 आप सकते हैं, तो 8वां संस्कार ये है चूर्णाकर्म या मुंडन संस्कार, ये आज भी होता है। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं, 7वां सवाल आज का। राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? वैसे तो बहुत सारे यज्ञ महत्वपूर्ण हैं, 4 तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अग्निष्ठोम यज्ञ। तो इन चारों यज्ञों में से कौन सा ऐसा यज्ञ है जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था? तो साथियों राइट आंसर है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ आपको पता होगा, ये राज्याभिषेक के समय ये किया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में आपको पता है शक्ति प्रदर्शन, घोड़ा छोड़ा जाता था। वाजपेयी यज्ञ में ये एक रथ दौड़ होती थी, राजा का घोड़ा आगे चलता था। और अग्निष्ठोम, अग्नि की पूजा के लिए ये व्यवस्थित किया जाता था। 8वां जो अगला सवाल है वो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो वर्ण नाम से जो शब्द है ये आप देख लीजिएगा, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। और अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हो तो आप लोग इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में, जहाँ पर एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसमें सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र, तो वो वाली सिस्टम आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आप लोग वर्ण व्यवस्था जो प्लेलिस्ट में जाकर के ये टॉपिक सर्च कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें पे। जाति शब्द का पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया? देखिए साथियों, वर्ण पहले शब्द प्रयोग होता था, लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तो ये जाति शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसमें लिखा है निरुक्त में, शतपथ ब्राह्मण में, महाभाष्य में, अर्थशास्त्र में। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है साथियों, अगर हम लोग सवाल कर रहे होते हैं तो इसमें ये होता है कि हम लोग जो जुड़े हुए नाम होते हैं, इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे नाम आप लोग इस छोटी सी वीडियो में ही एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो इसलिए भी आपको जो सवाल वाला पोर्शन है वो करना ज़रूरी होता है। तो चलिएगा, राइट आंसर कर दिया होगा, ये है निरुक्त में। यास्क का जो लिखा हुआ निरुक्त है उसमें कृष्ण जाति के रूप में पहली जाति का वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। चलिएगा 10वें सवाल पर चलते हैं आगे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा हैवी सवाल नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो राइट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है और उसको अच्छी तरीके से समझाया और बताया भी गया है। अगला सवाल है 11वां सवाल। इसमें पंच महायज्ञ में से कौन सा शामिल नहीं है? साथियों, किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये पंच महायज्ञों का करना आवश्यक था। और उन पंच महायज्ञों में से आपको ये बताना है कि कौन सा पंच महायज्ञ इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें 3 दे रखे हैं, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और मातृ यज्ञ। तो 3 तो आपको पता राइट होंगे ही, एक आपका जो नहीं है आंसर वो आपको क्लिक करना है। तो बताइएगा कौन सा है, राइट आंसर करके फटाफट। तो राइट आंसर है आपका मातृयज्ञ। इसका कोई प्रावधान उसमें नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था तो पितृयज्ञ ही विशेष तौर से माना जाता है। हालांकि माता का ऋण कम नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ बात वहाँ कहीं नहीं गई थी। 12वें सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये अपने आप में सवाल स्पेशल है। तो एक बार और, क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पतंजलि का महाभाष्य, यास्क का निरुक्त, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष और पाणिनि का अष्टाध्यायी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। साथियों, मैं शायद पीछे गड़बड़ बोल गया तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है। तो राइट आंसर है यास्क का निरुक्त। तो आप देख सकते हैं निरुक्त वेदांग का ही हिस्सा है, एक पार्ट है। तो ये यास्क ने लिखा और ये क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वप्राचीन ग्रंथ भी है। अब चलते हैं 13वें सवाल पर, जो है कौन सा शास्त्र सम्मत विवाह नहीं है? तो विवाहों की संख्या 8 है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से 4 शास्त्र सम्मत होते हैं और 4 शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं। और उन 8 विवाहों की जो सूची है वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपिक सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर क्लिक करना है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा, राइट आंसर भी क्लिक कर दिया होगा। और ये है गंधर्व विवाह। साथियों, गंधर्व विवाह बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये किसी समय में सुपर्ब माना गया और किसी समय में इसकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई, यूँ कह लीजिएगा आप लोग। तो इसका समय के साथ साथ बदलाव होता रहा और लोगों की मान्यताएं भी समय के साथ साथ बदलती रहीं। 14वां सवाल, उत्तर वैदिक काल में मृत्यु लोक के देवता के रूप में किसे माना गया है? तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। और आज का ये सेकंड लास्ट सवाल है, इंद्र, शनि, रुद्र और परीक्षित। तो इन 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर सोच लीजिएगा और राइट आंसर सोचने के बाद आप ये देखिएगा। तो राइट आंसर है आपका परीक्षित। चलिएगा, वेरी गुड, अगर आपने सही किया है तो आंसर। और आज का लास्ट सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो आरुणि थे राजा ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? उद्दालक आरुणि ने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आरुणि ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? पहला, पांचाल नरेश जैवली, केकय नरेश अश्वपति, विदेह, ये विदेह है, आप इसको ध्यान करिएगा, विदेह के जनक से, और काशी के अजातशत्रु से। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। और चलिएगा, इसका राइट आंसर है पांचाल के जैवली। साथियों, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण जो मैंने इसमें ऐड करने से छोड़ दिया है, वो मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो वो ये सवाल है कि आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है। तो वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में रखने के लिए ये समय का जानना ज़रूरी है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और हो सके तो इसको वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और आज के लिए तो इतना ही, और कल अगली वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।